नमस्कार। आप सुनने जा रहे हैं बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की एक डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था। ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही से ही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकोदम आ जाएगी। क्यों किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई हैं। पर उनकी हंसी मुझे बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटियां तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की सी ऐसी झाड़ लग गई, आषाढ़ सावन सी झड़ी लग गई। दूसरा भाग। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले एक साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर उनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में एक गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की, सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद दिलाती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से
काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते थे। छूछे को पूछे कौन। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं है, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंसीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही जानकी देवी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौली के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी देवी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर रुपए क्यों बर्बाद की जाए। देसी लेने से भी दाम सही लगेगा और रहेगा देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरक कर बोले, अगर 1.5 दर्जे ही का टिकट ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, फिर घुस घुस कर एक एक डिब्बे में देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए और अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। तीसरा भाग। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के
बम्बे में हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएगा। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन हो, देखा हो रोवल करत हईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बो रही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। पहली, दूर बो रही ई जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तो हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिल ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव है गुइया। पहली, अरे नाही जानल, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानी थ, ले काहे के नहीं, तोरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी है। ऐसो सो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटेन, फोन यह साइड तो बेचारो विपत में ना पड़ल बाटिन। हे हम पचा हई राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली, होदे पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही। द कौने टिस्निया पर उकर मलिकवा उकर से जुड़त ही गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी करा, ए साहब तनी गड़िया खड़ी करा। भला गड़िया दैनाती काहे के खड़ी हुई। पहली, ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू की चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाएं द नाही हे साहेबवा, सुन तो कलकत्ते ताइले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलन,
फरागत के बदले उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना किया हो गई हैं। तीसरी, हम देखे रहली हो मजे टोपी दिखले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगी, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्री है। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोग में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं। नहीं भैया, हम पचे काहीं के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुशी हुई और कोई कोई नाराज भी हुई। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत हुई तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपुआ तौन टिकस लई के चल देलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। चौथा भाग। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गए। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया है। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई वाली ने मुंह खोलकर नवल किशोर दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं, सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे के में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर
मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने मुझे न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हुए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर को इत्तला कर देता तो बखेड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी